नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। साल 2023 अब खत्म होने वाला है। न्यूजीलैंड के साथ ही दुनिया के कुछ और देशों में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। भारत और अन्य देशों में आज रात 12 बजे के बाद नए साल का जश्न मनाया जाएगा। इससे पहले सभी लोग इस बीते साल की अच्छी यादों को संजोने और बुरी यादों को भूलकर एक नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। दिखाएंगे क्या है तैयारियां देश के अलग अलग हिस्सों में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में साल 2023 में भारत की उपलब्धियों को सबसे साझा करते हुए आने वाले वर्ष 2024 की शुभकामनाओं के साथ राष्ट्र पर प्रथम यानी नेशन फर्स्ट के मंत्र की बात कही। मन की बात के 108वें एपिसोड में चंद्रयान 3 से लेकर राम मंदिर तक और अगले साल के संकल्पों पर होगी चर्चा विशेष मेहमानों से न्यूज नाइट में। सरकार ने तहरीके हुर्रियत को घोषित किया प्रतिबंधित संगठन। आतंकवाद पर नो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन में है सरकार। होगी देश दुनिया और खेल की भी बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 108वें संस्करण में कहा, आत्मविश्वास से सराबोर है देश का कोना कोना। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 की उपलब्धियों का किया जिक्र। 2024 में भी इसी भावना और गति को बनाए रखने का किया आह्वान। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। पीएम मोदी ने मन की बात में सभी कलाकारों से हैशटैग श्री राम भजन के साथ रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए स्वस्थ नवाचार आधारित स्टार्टअप का किया आग्रह। विभिन्न खिलाड़ियों को फिटनेस मंत्र साझा करने के लिए किया प्रोत्साहित। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत केंद्र का एक और बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के तहरीके हुर्रियत संगठन को गैर कानूनी घोषित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत किया जाएगा विफल। सोलहवें वित्त आयोग का गठन। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगलिया को दी गई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोग देगा सिफारिशें। समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत का बड़ा कदम। भारतीय नौसेना ने मध्य और उत्तरी अरब सागर में बढ़ाई चौकसी। कई विध्वंसक और युद्धपोत किए तैनात। भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत। शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्से को कोहरे से राहत नहीं। और देश में नए साल के जश्न की जोरदार तैयारी। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का हुजूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज भव्य जश्न। प्रधानमंत्री ने मन की बात में सामूहिकता की शक्ति पर बात की। पीएम ने कहा कि मिलजुल कर प्रयास करने के सुखद परिणाम होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नवोन्मेष यानी इनोवेशन के महत्व को बताते हुए देशवासियों से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के संकल्प को अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर हर तरफ आशा और उत्साह है। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर प्रयास करने के सुखद परिणाम होते हैं। जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। इसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इनोवेशन पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही, जिनमें करीब 60% डोमेस्टिक फर्म्स के थे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। अगर इन उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये कभी पूरी ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ एक झलक है। भारत का सामर्थ्य कितना प्रभावी है। पीएम ने कहा कि हमें देश की इन सफलताओं और देशवासियों की इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर नए साल में नए संकल्प लेने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रयोग से हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में बड़ा परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही पीएम ने मातृभाषा में शिक्षा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी तमिल संगमम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि एआई टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को उनका वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रयोग से हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में बड़ा परिवर्तन आएगा। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा। जब जनता सिनेमा हॉल में एआई की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े एआई टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है। मंगलो गांव में बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूमि को हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है। पीएम ने सावित्रीबाई फूले और रानी वेलु नाचियार को नमन करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा। 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। मानवता को समर्पित उनका जीवन आज भी हम सभी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया, वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है।
और इसी मंत्र पर चलते हुए भारतवासी अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 108वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये पीएम की इस साल की अंतिम मन की बात थी। माफ करिएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि देश अब रुकने वाला नहीं है। मन की बात के 108वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने परिवारजनों के साथ मिलना उनके लिए बेहद सुखद होता है। 2023 के अंतिम मन की बात में पीएम ने इस साल देश की तमाम उपलब्धियों को देशवासियों के साथ साझा किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों के आने वाले नूतन वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बलबूते इस साल हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। आज विकसित भारत का कोना कोना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों पर गर्व है। पीएम ने इस साल सिनेमा जगत में हासिल उपलब्धियों का भी जिक्र किया। जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देशवासी पूरे संकल्प के साथ अगर किसी उद्देश्य को हासिल करने में जुट जाते हैं तो उसे सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन की भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। साथ ही उन्होंने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने फिटनेस की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को मिलेगा।
खेलों के लिहाज से साल 2023 भारत के लिए काफी यादगार रहा है। भारतीय एथलीटों ने एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में भारतीय दल ने पहली बार 100 पदक के आंकड़े पार करने में सफलता पाई। वहीं क्रिकेट में युवा महिला टीम ने नया इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन की बात की। साथ ही साथ उन्होंने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर आम जीवन में फिटनेस की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज के बारे में कितनी बातें होती हैं। यह हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो ऐप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसी दिन खेल दिवस भी मनाया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट का मकसद देश के नागरिकों और विशेष रूप से छात्रों के जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और साल 2023 में मन की बात के आखिरी एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर हुई घटनाओं को याद किया। इसके साथ ही नए साल की योजनाओं और संकल्पों को भी देश के सामने रखा। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है मन की बात, राष्ट्र प्रथम का संकल्प। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ गए हैं। अमिताभ नाग, सीईओ डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन मेती से, और शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे अमिताभ जी। और आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से जब एक बार तमिल संगमम का जिक्र किया और उन्होंने भाषणी की भी बात की, और उन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं है जब किसी एक भाषा में भाषण दिया जाएगा और फिर उसे जनता अपनी अपनी भाषाओं में सुन सकेगी। ये जो प्रगति है, ये कब भारत इसको हासिल कर सकेगा? क्या रफ्तार है इनोवेशन में, और खासकर अगर हम बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी के दृष्टि से? साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इस डायरेक्शन में काफ़ी काम हो रहा है, और ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जल्द ही हम इस सिचुएशन को पा पाएंगे। अभी जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था वाराणसी में, तो कुछ हद तक हम इस सिचुएशन इस चीज़ को करने में कामयाब रहे थे, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया है। और आगे भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह की डिप्लॉयमेंट हम करते रहेंगे। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो स्पीच टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस और मशीन ट्रांसलेशन, ये हमें कई चीज़ें करने को करने के लिए उत्साहित करती है। जैसे कि आप वॉइस बेस्ड पेमेंट का अभी आपने सुना होगा कि हम अगर एक नंबर पे डायल करते हैं तो हम बोल के पेमेंट करवा सकते हैं, अगर हमें पिन डालना आता है। तो इस हिसाब से हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूज़ केसेस जो हैं हम उनको डिप्लॉय करने की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जी शेखर साहब, ये प्रधानमंत्री का 108वां मन की बात थी, और साथ ही अगर ये कहें कि इस साल के आखिरी मन की बात थी। क्या आपको लगता है कि साल भर
कई ऐसी उपलब्धियां, कई ऐसी घटनाएं रही जो देश के कोने कोने में हुई हैं, लेकिन मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री उसे जन जन तक पहुंचाते हैं। और यही देखा गया, चाहे वो तमिल संगमम का ये अनुभव हो या फिर अगर हम झारखंड के उस आदिवासी गांव की बात करें जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि जहां अपनी मातृभाषा को संजोने, संरक्षण करने की कितनी जरूरत है, तो किस तरह से दूर दराज की तमाम वो घटनाएं लोगों तक मन की बात के जरिए पहुंचाई हैं प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल रितु जी, आज जो प्रधानमंत्री की जो आज मन की बात रही, आपने कहा 108वीं है और इस साल का अंतिम ये था। एक अगर रनिंग थीम अगर हम देखें वो यही है कि देश भर में आज एक प्रकार से उत्साह है, एक परिवर्तन के लिए एक उत्साह है, और दूसरी बात उम्मीद है कि भविष्य आज से बेटर रहेगा। ये जो उम्मीद और उत्साह, ये दोनों चीज़ें कई सेक्टरों में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है, इनोवेशन हुआ है। आपने आदिवासी की बात की, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर जोर दिया है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही है कि शिक्षा अपनी मातृभाषा में मिले, क्योंकि ये भी देखा गया कि क्योंकि भाषा के कारण कई आदिवासी बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ दी है। और यहाँ पे जो बात हो रही है, जो कुडुख भाषा को लेकर, वो भी झारखंड के मंगलो गांव में बच्चे क्योंकि स्कूल छोड़ के जा रहे थे, तो वहाँ के एक अरविंद ओरांव ने एक स्कूल शुरू किया जिसमें इस भाषा में पढ़ाई करने का, क्योंकि आदिवासी बच्चों के लिए अंग्रेजी या और कोई भाषा उनके लिए दिक्कत था। तो इस तरह देखिए, ये भी एक प्रकार से इनोवेशन है, क्योंकि आप शुरुआत में अगर बच्चों को किसी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इच्छुक कर देंगे और कोई बाधा, भाषा जैसा कोई अगर बाधा ना रहे, तब शिक्षा का पूरा फायदा वो उठा। और आज बहुत ज़रूरी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि शिक्षा मतलब अच्छी तरह मिलनी चाहिए, क्वालिटी शिक्षा मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए, कोई किसी को भी वंचित नहीं रहना होगा। तो इसमें भाषा का रोल, बड़ा रोल है। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, वही उसी का बड़ा उद्देश्य यही है कि अपने मातृभाषा में ही शिक्षा मिले, ताकि बच्चों की जो काबिलियत है वो और आगे सामने आए, क्योंकि भाषा के कारण वो बच्चे पीछे नहीं रह जाए। जी अमिताभ जी, क्या आदिवासी इलाकों की भाषाएं और उनको एक तरह से संरक्षित करने के लिए और वो बिल्कुल विलुप्त ना हो जाएं, इसके लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसको देखते हुए आप मानते हैं कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है? यानी कि जब हम फिटनेस की भी बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम ऐसे स्टार्टअप पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं जो युवाओं को ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं और उनके अंदाज में ही उनकी सेहत कैसे ठीक रहे, क्यों ठीक रहे, और आने वाले समय में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं वो युवाओं के लिए ही वो भारत तमाम संभावनाओं को लेके आ रहा है। ऐसे में युवाओं का फिट रहना जरूरी है। ये तमाम संदेश उस टेक्नोलॉजी और उस इनोवेशन के साथ दिए जा रहे हैं। जी हाँ, ये भाषणी का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लैंग्वेज को किसी तरह की एक्टिविटी में बाधा न बनने दें। ये चाहे एजुकेशन हो, चाहे ये आपका रोजमर्रा के काम हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी संदेश किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी इनोवेशन को करने के लिए ये बाधित ना हो। इसका माननीय प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है कि कोर्ट में यूज़ हो, हॉस्पिटल में यूज़ हो, एजुकेशन में यूज़ हो, और जिस व्यक्ति की जो मातृभाषा है उस भाषा में वो अपने काम कर सके, ये इस मिशन का दायित्व है और हम इस मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी हम 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस हैं उनको टैकल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर मिशन के ऑब्जेक्टिव में आया तो हम दूसरी भाषाओं को भी टैकल करेंगे। जी अमिताभ जी, 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें नंबर पर था, 81वें पायदान पे था, अब वो 40 पे है। तो आप किस तरह से इस ग्रोथ को देख रहे हैं आने वाले, अगर हम कहें 10 साल में, क्योंकि इनोवेशन का हब भारत बने इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, उस तरफ इस रफ्तार को आप कैसे आंकते हैं? इस रफ्तार को हम यही देख रहे हैं कि जो भारत में टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय करते हैं वो एक पॉपुलेशन स्केल की होती है। मतलब जितने लोग भारत में उस टेक्नोलॉजी सिस्टम को यूज़ करते हैं उतने और कहीं नहीं करते हैं, और इस तरह हमें एक बहुत ही इनोवेटिव और ऑब्जेक्टिव प्रयोगशाला मिलती है, जिसके कारण टेक्नोलॉजी इनोवेशन की रफ्तार जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सरकार की तरफ से
इस चीज को प्रोत्साहित करने से हमारी टेक्नोलॉजी की इनोवेशन काफी ज्यादा बढ़ेगी। तो आशा करते हैं कि अगले 10 सालों में ये काफी ऊपर पहुंचेगा, जो हमारी टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंडेक्स है। जी शेखर साहब, प्रधानमंत्री ने जहां तमाम मसलों का जिक्र करा, कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, उसमें उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने जब बात करी है गुजरात की, उन्होंने भाई जगदीश त्रिवेदी जी का जिक्र करा और उन्होंने कहा कि किस तरह से वो एक हास्य कलाकार हैं और अपना जीवन का एक लंबा समय समाज को देने के बाद जब वो 50 साल के हुए तो उन्होंने ये तय किया कि उसके बाद की जो कमाई होगी वो समाज को एक बार फिर वापस लौटाएंगे, और वो ये कर रहे हैं। तकरीबन 9 करोड़ उसके बाद से वो समाज में, समाज सेवा में दे चुके हैं, चाहे वो दिव्यांगों के लिए हो, स्कूल्स के लिए हो, हॉस्पिटल के लिए हो। ये संदेश किन लोगों के लिए प्रधानमंत्री मतलब चाहते हैं कि प्रेरणा कौन लोग इससे लें? रितु जी, जब भाई जगदीश त्रिवेदी की बात कर रहे थे, उनका सेवा भाव के अलावा जो ऑडिट की जो बात है वहाँ पे, क्योंकि भाई जगदीश त्रिवेदी वो अपने आप को, अपने जो काम जो कर रहे हैं उसका खुद ही ऑडिट करवाते हैं। जी हाँ, उनकी किताब है सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सर्विस। उनका कहना है ये बैलेंस शीट है मेरे कामों की, समाज ने मुझे क्या दिया और मैंने समाज को वापस क्या किया। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति यही करे। ये एक प्रकार से जो भी काम, और खास करके अगर हम सोशल सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, तो और भी जरूरी है उसकी ऑडिट हो जाए कि भाई वाकई कितने लोगों को फायदा हम दे पा रहे हैं, कितने लोगों के पास पहुंच रहा है, कितने पैसे आ रहा है, कितने पैसे जा रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री का हमेशा यही बात रही है कि जितना भी, जिस लोक कल्याण कार्यक्रम जितना भी हो, उस सारे में ये ऑडिट की बहुत ज़रूरत है कि ताकि जिन बेनिफिशियरीज को पहुंचना है, जिन जो लाभ जो पा रहे हैं, यानी लाभार्थी के पास जो जा रहा है उसको भी एक ऑडिट होनी चाहिए, ताकि केवल आंकड़े कागज बना रहे लेकिन लोगों के पास एक्चुअल बेनिफिट मिले। आज विकसित भारत का जो उद्देश्य, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका उद्देश्य भी वही है कि कोई वंचित न रह जाए, कोई पीछे न रह जाए, और सबके पास जानकारी होनी चाहिए कि सरकार के क्या क्या बड़े बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और इसमें देखिए, प्रधानमंत्री जो ईज ऑफ लाइफ की बात की थी 2014 में, आपका याद होगा जब लाल किला से संबोधित कर रहे थे, तब भी ये टेक्नोलॉजी की बात की कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी ईज ऑफ लाइफ होनी चाहिए, और ईज ऑफ लाइफ हर क्षेत्र में होनी चाहिए, कृषि क्षेत्र से लेकर हमारे शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र। और पिछले 10 साल में आप देखिए, आपके माध्यम से आपको कोई भी कार्यक्रम ले लीजिए, फ्लैगशिप कार्यक्रम ले लीजिए, टेक्नोलॉजी कितना बड़ा चेंज लाया है कि कैसे लोगों को उस कार्यक्रम से, उस स्कीम से उनको लाभार्थी बनाया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कीजिए, फिर आप रजिस्टर करवाइए, ओटीपी आएगा, उसमें फिर आगे जो करना कर सकते हैं। अधिकांश आप ऐप देखेंगे मतलब यही सिस्टम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उस समय ज्यादा दूर नहीं है। अभी भाषिणी की बात हो रही थी, आप जानते हैं जब हम कभी विदेश जाते हैं जहां अंग्रेजी नहीं बोला जाता है या कोई भाषा जो हम नहीं समझते, तब क्या करते हैं, आप कोई बाजार भी जाएंगे तो पहले गूगल में कर लेंगे कि उस भाषा में उस शब्द का क्या है। मुझे लगता है जैसे अमिताभ जी कह रहे हैं, अगर वो भाषिणी का टेक्नोलॉजी और बढ़ जाएगा तो आप अपने भाषा में बोलते रहिए, हिंदी में बोलते रहिए, वो ऐप से माध्यम से आप उनसे बात कर सकते हैं जिनसे आप, जो आपको कम्युनिकेट करना। जी शेखर साहब, प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 से लेकर राम मंदिर तक की बात की आज अपने मन की बात में, तो क्या ये भी दर्शाता है कि जहां एक तरफ पुरातन और नूतन यानी कि विकास और विरासत दोनों की बात प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में की, और उन्होंने अंत में ये कहा कि श्री राम भजन जो एक कॉमन हैशटैग बना के, क्योंकि उन्होंने कहा कि कला क्षेत्र से भी लोग अपनी भावनाओं को अपने तरीके से प्रकट कर रहे हैं, तो एक कॉमन हैशटैग बनाए और लोगों तक पहुंचा जाए। बिल्कुल रितु जी, कल हमने अयोध्या में भी देखा प्रधानमंत्री का जो अपील था कि जनवरी 22 बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इतने सालों के बाद, 500 साल से ज़्यादा इंतज़ार के बाद एक भव्य राम मंदिर बन रही है अयोध्या में, उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं इसमें लोग जुड़ जाए, इसको एक उत्सव के रूप में मनाएं, और भजन के रूप में, बाकी प्रार्थना के रूप में, श्लोक के रूप में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो शेयर करें लोगों के साथ, ताकि एक प्रकार से एक उत्सव है। इस साल के, मतलब ये नए साल का दीपावली शुरू में भी आ गया। जी
शेखर साहब, अंत में बहुत संक्षेप में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नया साल आ रहा है, आप अपने जो भी फैसले लें, आप जो भी काम शुरू करें, उसमें अपने मूल मंत्र को रखिए कि राष्ट्र प्रथम, यानी नेशन फर्स्ट। जो भी आप करें उससे देश को क्या लाभ, राष्ट्र को क्या लाभ हो रहा है, ये भी आपके जहन में होना बहुत जरूरी है। क्या ये भी एक बड़ा मंत्र कहे 2024 के लिए देशवासियों को दिया प्रधानमंत्री ने मन की बात से? बिल्कुल रितु जी, जब आप राष्ट्र प्रथम सोच के काम करेंगे तो आपके काम में ज़्यादा ईमानदारी आएगी और भी ज़्यादा आइडियलिज्म आएगी और आपको लगेगा कि आप भी बड़े कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस देश के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर साहब आपका भी, अमिताभ साहब आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रधानमंत्री की मन की बात में तमाम उन विषयों पर जो प्रधानमंत्री ने जिनका जिक्र किया। धन्यवाद। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2023 के 23 खास पल।
गृह मंत्रालय ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को अगले 5 वर्षों के लिए गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत यानी यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया है। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा था और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा था। इसकी घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि तहरीक हुर्रियत को जम्मू कश्मीर में यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। और आतंकवाद पर सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। तहरीक हुर्रियत पर लगा बैन, यूएपीए के तहत बंद की अलगाववादियों की दुकान। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है सरकार का और सरकार ने बहुत साफ अपने पिछले कुछ दिनों के प्रतिबंधों में दिखा दिया है, जिसमें तहरीक हुर्रियत पर केंद्र ने प्रतिबंध लगाया है। ये तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन रहा है और हम आपको बता दें सैयद अली शाह गिलानी ने इस संगठन को बनाया था। साल 2004 में तहरीक हुर्रियत का गठन किया गया था। यूएपीए कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था। ये संगठन जमाते इस्लामी विचारधारा का समर्थन करता है। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर राज्य में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता था ये संगठन। तहरीक हुर्रियत भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। ये संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सहयोगी संगठन है। हम जानते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस प्रदेश के 26 संगठनों का समूह है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे संगठन शामिल हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं और उन तमाम संगठनों पर अब सरकार की जीरो टॉलरेंस आतंकवाद की जो नीति रही है एक तरह से उसी का प्रहार हो रहा है। हम जानते हैं 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और इस संगठन पर भी यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं फरवरी 2023 में जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशें, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकी हमलों को अंजाम देने में यह संगठन शामिल रहा है। तो ये तमाम संगठन इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं जिन पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा है। अब हम आपको बताते हैं इस प्रतिबंध का मतलब क्या है। 1967 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए बना था। हालांकि 2004, 2008, 2012 और 2019 में इसमें परिवर्तन और संशोधन किए गए थे। 2019 के संशोधन में इसमें कठोर प्रावधान जोड़े गए थे। गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाने वाले इस एक्ट में काफी कड़ी सजा का प्रावधान 2019 के संशोधन में किया गया और उन प्रावधानों के तहत ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित किए जाते हैं। आरोपी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के प्रावधान 2019 में किए गए हैं और यूएपीए के तहत 2019 में जो संशोधन हुआ उसके तहत एनआईए संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति जब्त और कुर्क कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार एक तरह से एग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में वो संगठन जो अभी भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं उनको नेस्तनाबूद करने पर काम कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। और अब नए साल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो फिर एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। इसरो 1 जनवरी 2024 को पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसे इसरो एक्सपोसेट मिशन नाम दिया गया है। इसमें PSLV C58 के साथ एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को भेजा जाएगा। इसरो का कहना है कि इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर पवन निहारिका आदि का उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसे समझना चुनौतीपूर्ण है। इसरो के अनुसार ये खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक सैटेलाइट है। समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में निगरानी बड़े पैमाने पर बढ़ा दी है। मध्य और उत्तरी अरब सागर में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त तैनाती की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य तथा उत्तरी अरब सागर में गुजर रहे जहाजों पर हमलों की घटनाएं देखी गई थीं। पोरबंदर तट के दक्षिण पश्चिम में 220 समुद्री मील दूर MV चेम्प्लूटो पर ड्रोन हमले की घटना ने भी समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया था। इनके जवाब में भारतीय नौसेना ने मध्य उत्तरी अरब सागर में समुद्री निगरानी प्रबंधों को काफी बढ़ाया है। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए विध्वंसक और युद्धपोतों को तैनात किया गया है। लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों द्वारा निगरानी को और बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के समन्वय से भारतीय नौसेना द्वारा समग्र स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना ने इसकी जानकारी देते हुए अपने बयान में कहा है कि वो क्षेत्र में व्यापारिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने उल्फा, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते को महत्वपूर्ण बताया है। दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस शांति समझौते का असर साफ देखा जा सकता है। असम में 3 विशेष अंचल हैं जहां पर कि पिछले कुछ दशकों में उग्रवाद और आतंकवाद की समस्या रही। उसमें से एक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR था, दूसरा हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट से दिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग के, और तीसरा ब्रह्मपुत्र घाटी में हमारा जो अल्फा का आंदोलन और उग्रवाद रहा, ये समस्या रही। इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन और हिल डिस्ट्रिक्ट्स में पूर्ण शांति आ चुकी है। सारे ही ग्रुप्स जितने भी थे सब सरकार के साथ वार्ता करने के बाद उन्होंने अपने अपने पीस अकॉर्ड साइन किए। इसी प्रकार से जितने इन सभी अंचलों में आदिवासी ग्रुप्स थे उन्होंने भी पीस अकॉर्ड साइन किए। इसके बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ा एक चैलेंज था वो अल्फ़ा का था। तो अल्फ़ा की लीडरशिप पिछले कई सालों से सरकार के साथ बातचीत में थी, भारत सरकार के साथ और असम सरकार के साथ, और
काफ़ी लंबे समय की वार्ता के बाद उनके जो विषय बिंदु थे उनके ऊपर आलोचना हुई। आलोचना के बाद ये एक निष्कर्ष निकला कि इस तरह से एक पीस अकॉर्ड साइन करना है। इस पीस अकॉर्ड से आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में एक नई धारा विकास की और उन्नति की आएगी। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव बनाया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी गई थी। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, अनुदान सहायता और राज्यों के राजस्व और नियत अवधि के दौरान पंचायतों के संसाधनों की पूरकता के लिए आवश्यक उपाय करने तथा आय से संबंधित हिस्सेदारी को राज्यों के बीच आवंटन को लेकर अपनी सिफारिशें देगा। बाईस जनवरी 2024 का दिन देशवासियों के लिए वो पल लेकर आने जा रहा है जिसका इंतजार सदियों से हर भारतीय को रहा है। इस दिन भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश भर के लोग अलग अलग तरीके से इस दिन को खास बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो मेरठ से अयोध्या तक 700 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करके अपने प्रभु राम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी इन लोगों को किसी भी प्रकार की थकान नहीं है। अयोध्या में इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुमुल कक्कड़ ने। अयोध्या धाम अब राममय है। यहाँ उल्लास है, उमंग है, आनंद है और तरंग है। और ये तरंग पूरे राष्ट्र में कैसे व्याप्त है, आज आपको मिलवाते हैं उन नवयुवकों से जो मेरठ से अयोध्या धाम तक की 700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम पहुँचे हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ेउ सका, क्योंकि भगवान ने जो रच रखा था वो पहले से ही होना था। देश के प्रधानमंत्री जल्द ही अयोध्या आएंगे। भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर की शुरुआत करेंगे और उद्घाटन करेंगे। और 700 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आज हम जब यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं तो मन में खुशी है, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थी लेकिन अब कुछ भी नहीं है। जैसे ही अयोध्या धाम में हमने पैर रखे हमारे सब कष्ट मिट गए। भगवान राम की नगरी को सत सत नमन। जगह जगह से जहाँ से हम निकल के आए, गाँव में, मंदिरों में हम रुकने के बाद वहाँ के जितने भी आदमी जो हमसे मिले, हमने अपने धर्म की, हिंदू धर्म का प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राम मंदिर पर जाएं। जैसे हरिद्वार की कांवड़ यात्रा चलती है, ऐसे एक उल्लास और एक हमारे मन में भी ऐसा उत्साह जगा कि हम हर साल रामलला की ज़मीन पर आए और यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा और सुलभ बनाएं। ये हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने अभी देखा ये 18 नवयुवक मेरठ से अयोध्या धाम की 700 किलोमीटर की यात्रा करके आए और इन युवकों ने हमें बताया कि इनके पैरों में किसी तरीके की कोई थकान नहीं है। और यही वो जज्बा है, यही वो राम की ताकत है, राम की शक्ति है जो लोगों को पूरे देश से अयोध्या धाम की तरफ खींच कर ला रही है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ तुमुल कक्कड़, दूरदर्शन समाचार, अयोध्या धाम। और देश के अलग अलग हिस्सों में 2023 के अंतिम सूर्यास्त का नज़ारा किया गया। अपने साथ कितनी ही यादें लिए 2023 के आखिरी दिन का सूरज डूब गया। अब देशवासियों को नए साल का बेसब्री से इंतजार है। साल के अंतिम सूर्यास्त को देखने के लिए समुद्र तटों पर लोगों की काफी भीड़ रही। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलग अलग शहर में साल 2023 का आखिरी सूर्यास्त। श्रीनगर, अयोध्या, वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, ये तमाम वो शहर हैं जहां लोग आखिरी सूर्यास्त इस साल का देखने के लिए उमड़े। विश्व के कुछ हिस्सों में नए साल ने दस्तक दे दी है। न्यूजीलैंड में नए साल 2024 का आगाज हो चुका है। और विश्व के कुछ हिस्सों में नए साल ने दस्तक दे दी है। न्यूजीलैंड में नए साल 2024 का जोरदार स्वागत किया गया है। ऑकलैंड के स्काई टावर पर नए साल का भव्य जश्न मना।
इस मौके पर हुई शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का जश्न मनाया गया। सिडनी में हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट आतिशबाजी चलाकर नए साल का स्वागत किया गया। इस दौरान 8.5 टन के पटाखे जलाए गए। तो दुनिया में 2024 की शुरुआत हो चुकी है। आपने सिडनी से ये दृश्य देखे और सिडनी हर साल अपनी आतिशबाजी के कारण एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। नए साल का जश्न सिडनी से ही शुरू होता है, न्यूजीलैंड और सिडनी से, और यहीं से शुरू होता है एक तरह से स्वागत नए साल का, तमाम उन संभावनाओं का, नई उम्मीदों का दुनिया के लिए। और आइए बताते हैं आपको देश में भी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और उन तैयारियों को जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। आशुतोष शुक्ला अयोध्या से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रमा हमारे साथ शिलोंग से जुड़ी हुई हैं, और मुकेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मुकेश को देख के साफ लग रहा है, और खासकर तीनों को देख के लग रहा है कि सर्दी ने अपना एक अलग मोड़ ले लिया है इन तीनों ही शहरों में। तो रमा, सबसे पहले आप ही के पास आए, पर्यटक नगरी, किस तरह के जश्न को आप देख रही हैं, लोगों में इंतजार कैसा है? अगले 3 घंटे का इंतजार है और नए साल का जश्न शुरू होगा। बिल्कुल कुछ ही समय शेष रहा है ऋतु, और लगातार जो उत्साह है वो बना हुआ है। आज ही नहीं, यहाँ पर एक हफ्ते पहले से नए साल का इंतजार जो है बना हुआ था, और जो सेलिब्रेशन है उसकी श्रृंखला लगातार जारी थी। मेरे साथ भी आप देख रही होंगी, मेरे पीछे जो है जो युवा है यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से ये तैयार है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं शिलोंग की, बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है। सर्दी है, लेकिन जो नए साल के उत्साह की गर्मजोशी है उसमें सर्दी की भी कोई परवाह नहीं है। जगह जगह पर इस तरह से कॉन्सर्ट्स आयोजित किए जा रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, और यही नहीं, जो यहाँ पर विभिन्न बाजार है वो जो है बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है, और एक उत्सव जैसा यहाँ पर पूरी तरह से जो है बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। जो यहाँ के लोकल है वही नहीं, यहाँ पर फॉरेनर्स भी है, यहाँ पर जो विभिन्न हिस्सों से आए हुए, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पर्यटक भी हैं, वो भी इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि पहली बार वो शिलोंग आए हैं और वो अद्भुत है यहाँ के नजारे को देखकर, और उनका कहना है कि उन्होंने अपने नए साल की जो शुरुआत है वो टूरिज्म से की है और पूरे साल वो ऐसा करते रहेंगे। तो सब बहुत खुश है। नए साल की शुरुआत बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ, पुराने साल की खट्टी मीठी यादों के साथ, उनमें से जो कड़वी यादें हैं उन्हें भुलाते हुए एक नई शुरुआत के साथ। जी रमा, बिल्कुल आप पर्यटन नगरी में हैं, कर रहे हैं, तो आशुतोष धर्म नगरी में हैं, और अब धर्म नगरी अयोध्या धीरे धीरे पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण होती जा रही है। उस तरह की तैयारी हो रही है। आशुतोष, 2023 के जाने के साथ साथ 24 का एक बड़ा इंतजार, और ये इंतजार सिर्फ 2024 का नहीं, बल्कि यूं कहें कि 550 सालों का इंतजार 2024 खत्म करने जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, अगर हम कहें तो अयोध्या सदैव तारीखों के लिए अपने जाती रही है। इसकी तारीखों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन आज की जो तारीख है निश्चित रूप से अयोध्या के लिए एक बड़ी तारीख है। एक ऐसा साल जाएगा और एक ऐसा साल कल आएगा जिसमें अयोध्या एक पौराणिक और धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं इस्टेब्लिश होगी, बल्कि यहाँ पर रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी और भव्य श्री राम का मंदिर होगा। तमाम राम भक्त और तमाम आस्थावान लोगों के लिए जो तमाम सालों से इंतजार था, जैसा कि आप भी कह रही हैं कि 550 सालों का जो है वह जो इंतजार था वह जो है यहाँ पर खत्म होता प्रतीत हो रहा है। नए साल में जो है वह खत्म होकर के मिलेगा। रामलला के प्रति जो लोगों का स्नेह और समर्पण है, वह स्नेह और समर्पण के साथ जो है यहाँ श्रद्धापूर्वक अयोध्या को एक धार्मिक नगरी के रूप में और भी विकसित होते हुए देख सकेंगे। ऋतु जी, आशुतोष हमारे साथ मुकेश भी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन टेम्पल के पास से जुड़े हुए हैं। मुकेश,
मौसम बेहद एक तरह से बदल चुका है दिल्ली और आसपास के इलाकों का, लेकिन आपके पीछे की भीड़ बता रही है और उम्र दराज लोग भी दिखाई दे रहे हैं कि लोगों में नए साल का उत्साह, और नया साल शुरू हो उस समय मंदिर के दर्शन जरूर हो, इसकी एक कामना है। बिल्कुल ऋतु, ये इस्कॉन मंदिर है द्वारका का और बहुत ही ज़्यादा यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उत्साहित रहते हैं। देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी देर से यहाँ पर आए हुए हैं और ये मानते हैं कि जैसा आपने कहा कि अगर सबसे पहले शुरुआत में ही प्रभु के दर्शन हो तो जीवन में तमाम चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित और सुनिश्चित हो पाएंगी। कैसे देखते हैं नए साल को? हरे कृष्णा। तो मेरा नाम विश्वानु सेवक दास है। तो इस्कॉन मंदिर, भगवान ये नई साल सबको मुबारक हो। और हम देखिए हम टेम्पल में बहुत सारा डेकोरेशन कर रहे हैं और फूलों को सजा रहे हैं, और अल्टर देखिए भगवान का अल्टर जो सुंदर विग्रह है वो फूलों से सज रहा है। और लोग कल न्यू ईयर पे लोग दर्शन करने के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे सर? हरे कृष्णा। मैं कमल निताई दास इस्कॉन द्वारका से आप सबका आह्वान करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज जो तैयारियाँ चल रही हैं न्यू ईयर ईव पर, जो हरिनाम संकीर्तन की गूंज पूरे संसार में गूंज रही है, आज 12 बजे तक पूरा प्रोग्राम है। कल की तैयारियाँ चल रही हैं। कल भी 40 से 50 हज़ार भक्तों का आगमन होगा, जो हरिनाम में सरोबार हो जाएगा। तो हरिनाम में सरोबार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ माताएं हैं। ऋतु, इन ये तमाम लोगों का बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं यहाँ पर आकर के अंदर भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। अंदर भी दिखाएंगे कुछ देर बाद। माता जी क्या कहेंगी? हरे कृष्णा। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस्कॉन द्वारका में आइए, यहाँ बहुत अच्छा उत्साह और उमंग के साथ नया साल मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? हरे कृष्णा। मैं बालकृष्ण बोल रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल द्वारका सेक्टर 13 से। यहाँ बहुत ही भव्य समारोह होने वाला है। रात 12 बजे यहाँ पर संकीर्तन होगा। जी मुकेश, बिल्कुल हमारे दर्शकों ने मुकेश, आशुतोष और रमा, आप तीनों के जरिए 3 अलग अलग फ्लेवर देखा। 3 अलग अलग शहरों में किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं नए साल का, ये आपके जरिए दूरदर्शन के दर्शकों को जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद रमा आपका, आशुतोष आपका भी और मुकेश आपका। और नए साल की पूर्व संध्या पर अलग अलग जगहों पर नदियों के किनारे आरती की गई, दिखाएंगे वो भी आपको, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सनातन परंपरा में नदियां मां का रूप है। नए साल की पूर्व संध्या पर अलग अलग जगहों पर नदियों के किनारे आरती की गई। हम छोड़े जा रहे हैं आपको इन दृश्यों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम की तरफ से 2024 आप सभी को मंगलमय हो। नए साल की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए।